Hello students, actually Coulombic force which is in between two charges are also known as the electrostatic force. Today we are going to discuss what are the important feature of the electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मेन क्या प्रॉपर्टीज है, फीचर है, उसके बारे में जानना है। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is having the range 10 power minus 15 meter to 10 power 18 meter. Minus 15 का साइज ऑफ द न्यूक्लियस, यानी शॉर्ट रेंज से लेकर के बहुत ज्यादा लॉन्ग रेंज तक ये अप्लाई होता है। तो इट इज द रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकंड पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। ये किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ये हमेशा जो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू यहाँ पर में लिखा था 9 इंटू 10⁻⁹, उस पर डिपेंड किया। वो कांस्टेंट हर मीडियम का अलग अलग है, इसलिए लिखा इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। इट इज ऑलवेज इन बिटवीन टू चार्जेस, दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच लगता है। इट विल बी अट्रैक्टिव ऑन रिपल्सिव। ये डिपेंड करता है कि लाइक चार्ज है या फिर अनलाइक। लाइक होंगे तो रिपल्सिव होगा, अनलाइक होंगे तो अट्रैक्टिव होगा। फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये पांचवा छठवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज द सेंट्रल फोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंट्रल फोर्स? सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है? अगर हम दो चार्ज ए और बी पर रखें, तीन पोजीशन ए बी और एम, इनको डायरेक्ट हम लाइन से मिला दें, जो डायरेक्ट लाइन से इनको मिला देंगे उसी डायरेक्शन में ये फोर्स लगता है। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन के अलोंग फोर्स लगे, चाहे ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, कहीं भी किसी ढंग से उसको मिला दिया, तो उसी लाइन के एक क्रॉस अगर फोर्स लगता है तो उसको हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स। वो ऑब्जेक्ट कोई चार्ज हो सकता है, कोई मास हो सकता है, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगेगा, इसलिए वो भी क्या है? सेंट्रल फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, कंजर्वेटिव फोर्स। 11th क्लास में कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़े होंगे। मैं रिमाइंड करा दे रहा हूं, अगर किसी फोर्स के कारण जो वर्क हो रहा है वो पाथ पे डिपेंड न करे तो वह फोर्स कंजर्वेटिव कहलाएगा। जैसे हम डायरेक्ट छत पे पहुंच जाए, अपने डायरेक्ट सपोज करिए सीढ़ी लगा डायरेक्ट पहुंच गए डायरेक्टली, या फिर अपने सीढ़ी के सहारे वहां तक पहुंचे, तो इस ढंग से दोनों केस में जो डायरेक्ट यहाँ से सीढ़ी लगा के पहुंचे या सीढ़ी के सहारे पहुंचे, तो दोनों में वर्क बराबर होगा। यानी ये केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड किया, ये है कंजर्वेटिव। सिमिलरली हियर, इफ here O is the initial point, C is the final point. अगर O से A पर जाए, A से B पर जाए, B से C पर जाए, तो यहाँ पर अगर किसी चार्ज को ले जाने में W1, W2, W3 वर्क हुआ और डायरेक्ट हम O से C पर जाए, जो वर्क W था, तो देखेंगे ये W1, W2, W3 मिल करके W के बराबर हो। And this work done is same, although path is different. वर्क डन बराबर है, रास्ता अलग है, तो ऐसे फोर्स का नाम क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। यह फोर्स सीधे O और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। पढ़ा होगा कि W इक्वल टू Q डेल्टा V,
तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ओसी का फिक्स है तो वर्क भी कांस्टेंट रहेगा, यानी यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव। इट इज मच मोर ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन ही है। अगर हम रॉड को रगड़ करके ऐसे देखें तो डस्ट पार्टिकल पेपर को उठा लिया, जबकि पेपर को अर्थ खींच रहा था, यानी अर्थ वाला फोर्स ग्रेविटेशनल कम पड़ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक ज्यादा है। या यहाँ पर इंपॉर्टेंट, अगर दो हम इलेक्ट्रॉन ले लें जिसका चार्ज 1.6 पूरा, उसका मास 9.1 kg, के का मान मालूम है, जी का मान मालूम है, तो एफ ई निकाले एफ जी निकाले, दोनों का रेशियो नियरली 10⁻43 आया। 10 पे 43 ये इंडिकेट क्या किया कि इसका न्यूमरेटर बहुत बड़ा है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मच मोर ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस नॉट डिपेंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। अगर दो चार्ज के बीच में कोई फोर्स एफ लगा, इसके अगर बगल बहुत सारे चार्जेस आ जाए तो हमेशा दोनों के बीच लगने वाला फोर्स बराबर रहेगा। क्यों बराबर रहेगा? न तो हमने चार्ज की वैल्यू बदला, न तो दोनों के बीच डिस्टेंस बदला, न तो मीडियम बदला। इसलिए अगर बगल कोई भी चार्ज आ जाएंगे, एक या बहुत सारे, तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स हमेशा बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुअली रिसर्च में होता है क्या है कि कोई भी लॉ निकला, कोई भी फार्मूला डिराइव किया गया, तो उसके पीछे कोई ग्राउंड होता है, कैसे इसको मान लिया जाए। तो सबसे पहले कुछ ऐसे वेल डिफाइंड लॉज है, फार्मूले हैं, जिनके सहारे से हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ये कूलॉम लॉ के सहारे हम लोग न्यूटन्स का एक्शन रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्रूव करेंगे, जिसके लिए हमको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ चाहिए। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें देखिए पूरा क्या है, सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, एट द मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर F पर हम वेक्टर लगा दें तो राइट भी वेक्टर होना चाहिए। अभी डिस्कस के बाद ये पता चला था, डिस्कशन के बाद, कि हमेशा ये फोर्स अलोंग द लाइन है। जैसे अगर वो दोनों चार्ज एक्स एक्सिस पर रहेंगे तो यूनिट वेक्टर आई लग जाएगा, वाई पर रहेंगे तो जे एड के सिंबल जेड पर के। तो यहाँ पर भी अगर हम यूनिट वेक्टर लगाएंगे आर कैप, ए आर कैप हो गया, इधर एफ वेक्टर फॉर्म, एट इज द वेक्टर फॉर्म। अगर इसी आर को किसी वेक्टर को दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रखा जाता है, तो आर वेक्टर इक्वल टू आर इंटू आर कैप। अगर इस फार्मूले का यूज किया जाए तो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा एफ इक्वल टू के Q1 Q2, ये आर वेक्टर में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आर क्यू हो जाएगा। यहाँ पे अगर दोनों चार्ज हमने ले लिया, फोर्स ऑन द फर्स्ट बाइसेकंड लेफ्ट में लगा, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर 2 से 1 की तरफ। अगर यहाँ पर फोर्स बाय सेकंड, फोर्स बाय फर्स्ट ऑन सेकंड राइट में लगा, यूनिट F12 इसका टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 and F21 is equal to K Q1 Q2 upon R square
R12। ये दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। अंतर क्या है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। यह R12 इज इक्वल टू माइनस R2 बाई सेकेंड। F21 इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। 1 2 को रिप्लेस कर दो 2 1 में, माइनस R2 बाई फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड से हमने क्या पा लिया कि F12 इक्वल टू F21 विथ नेगेटिव साइन। Negative sign indicate that F12 and F21 are in opposite direction. And it is the third law of motion, action reaction. अगर फर्स्ट ने सेकंड पर एक्शन किया तो सेकंड ने फर्स्ट पर रिएक्शन करेगा। एंड इज द प्रूफ ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन का प्रूफ हमने कूलॉम लॉ के हेल्प से कर दिया। नेक्स्ट थिंग इज द फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। Multiple charges, if there is a large number of charges kept around a particular charge, कोई चार्ज Q0 जो ओरिजिन पे है उसके अराउंड Q1, Q2, Q3 चार्ज रखे गए हैं, तो उनके कारण इस चार्ज Q0 पर कितना फोर्स है, इसको कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। According to this principle, the force on a given charge, due to the different charges around it, किसी फोर्स पर अगर चार्ज निकालना है किसके कारण, और सारे चार्ज जो उसके अराउंड है, इट इज द वेक्टर सम, the total charge on the Q0 is equal to the vector sum due to the different charges. Vector sum of the force due to the different charges, that is net force F at Q0 is equal to the force F1 due to the Q1, force F2 due to the Q2, force F3 due to the Q3, and so on so forth. It is the vector sum. Suppose दो फोर्स, एक 4 न्यूटन, एक 3 न्यूटन परपेंडिकुलर है, तो दोनों का वेक्टर सम क्या होगा, 5 न्यूटन। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। बहुत सारे फोर्स होंगे, सबका वेक्टर सम ले लिया जाए, किसी भी चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स कहलाए। Now, it is the important point to remember. We know that F is equal to K Q1 Q2 upon R square. R square को हमने यहाँ अलग से लिखा और जिसको मान लिया X, तो F upon X अगर करेंगे तो K Q1 Q2 आएगा। F upon X, अगर F और X के बीच का ग्राफ खींचा जाएगा, F X की भी स्ट्रेट लाइन आएगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ए स्लोप F X का प्रोपोर्शन Q1 Q2 चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शन है। अगर यह मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होगा तो स्लोप ज्यादा होगा, मल्टीप्लिकेशन कम होगा तो स्लोप कम होगा। क्या देखा गया, 1 कूलम 2 कूलम का मल्टीप्लिकेशन 2 आया, स्लोप कम है।
2 कूलम 3 कूलम का मल्टीप्लिकेशन 6 आया, स्लोप ज्यादा था। तो यह वाली लाइन, यह वाला ग्राफ 2 और 3 वाले चार्ज के लिए, यह वाला ग्राफ 1 और 2 वाले चार्ज के लिए। देखिए यहां पर स्लोप अगर पॉजिटिव आ जाए तो डिपेंड वो होता है रिपल्सिव फोर्स, अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो रिपल्सिव फोर्स, और वो निगेटिव आ जाए तो अट्रैक्टिव फोर्स। इस ढंग से 1 कूलम 2 कूलम या -2 कूलम 3 कूलम को हम एक ही ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों ग्राफ है, क्लियर करना है कि पहले तो दोनों का मैग्नीट्यूड देखा जाए जिससे स्लोप के बारे में जानकारी हो जाएगी, फिर देखा जाए निगेटिव होगा तो वो अट्रैक्टिव है, और अगर वो पॉजिटिव है तो रिपल्सिव, दोनों को दिखा दिया है एक ही ग्राफ। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मिनिमम force between two charges kept at 10 centimeter apart। बहुत सिंपल है, F इक्वल टू के Q1 Q2 पान आर स्क्वायर। के की वैल्यू नोन है, आर की वैल्यू नोन है, 10 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम में उठी कि Q1 Q2 अननोन था। लड़के इसी में थोड़ा कंफ्यूज करते, सर आपने Q1 Q2 नहीं दिया क्वेश्चन, लेकिन मिनिमम फोर्स का रहा। अभी देखा था फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है क्या Q1 Q2, तो Q1 Q2 की वैल्यू अगर मिनिमम होगी, इन दैट केस दिस फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विल बी मिनिमम। और मिनिमम चार्ज क्या है? इट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या लिख देंगे, के की वैल्यू लिख दिया 9⁹, Q1 Q2 की जगह चार्ज लिख दिया E इलेक्ट्रॉन का, और सबको सॉल्व करके हम आंसर ले लेंगे। वन मोर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिवाइड चार्ज Q into 2 parts such that force between them is maximum। सॉल्यूशन सिंपल है, हमने ले लिया कि एक चार्ज, फर्स्ट चार्ज क्या था स्मॉल q, तो सेकंड क्या होगा q माइनस q। फोर्स लिख दिया, इनको हमने r दूरी पर रख दिया। सिंपली फोर्स को मैक्सिमम दिखाना है, किसी भी क्वांटिटी को मैक्सिमम दिखाना, यानी उसको एक बार डिफरेंशिएट करके जीरो कर देना। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर किसी भी क्वांटिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है तो क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम होती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम करना है, इफ F इज मैक्सिमम देन dF अपॉन dQ, क्योंकि F किसके साथ वेरी करेगा स्मॉल q के साथ, इक्वल टू 0 होना चाहिए। यही कंडीशन इसमें हम लगा देंगे। dF अपॉन dQ, देखिए कांस्टेंट तो बाहर चला आता है, डी क्यू माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन डी क्यू मस्ट इक्वल टू 0। इसको दो पार्ट में कर दिया, डी क्यू क्यूब अपॉन डी क्यूब माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू, क्यू 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 स्क्वायर।
मस्ट बी इक्वल टू 0। कैपिटल Q बाहर कांस्टेंट है dq अपॉन dq इक्वल टू क्या से dq स्क्वायर अपॉन dq। किसी भी क्वांटिटी का उसी के साथ डिफरेंशिएशन होता है 1। क्या हो जाएगा 2q q इक्वल टू q/2। ये फर्स्ट पार्ट है तो सेकंड पार्ट भी क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट इज आल्सो q माइनस q/2 दैट इज q/2। तो फर्स्ट पार्ट इज आल्सो q/2, सेकंड पार्ट इज आल्सो q/2। बहुत सिंपल एग्जांपल, जैसे 10 कूलम को बांटना है। अगर हमने 1 कूलम 9 कूलम किया, प्रोडक्ट आ गया 9। 2 कूलम 8 कूलम किया, प्रोडक्ट आ गया 16। 3 कूलम 7 कूलम किया, प्रोडक्ट आ गया 21। 4 कूलम 6 कूलम किया, प्रोडक्ट आ गया 24। जब 5 और 5 किया तो प्रोडक्ट 25 मैक्सिमम मिला। यानी हमेशा दोनों हाफ हाफ में आए, जिसको हमने यहाँ पर मैथमेटिकली भी दिखा दिया। बोथ चार्जेस आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एट हाफ ऑफ द ओरिजिनल चार्ज q/2 q/2।